Myself Dhirendra Jala. Today we are going to demonstrate the project planning management software Oracle Primavera P6 Release 8.2 Professional. So first of all हम लोग जानते होंगे कि अभी आप देख रहे हो कि भाई किस तरह से अभी और ओवर द वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड PMP सर्टिफिकेशन डिमांड जितना बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग हम देखा जाए तो ये जो प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि बेसिकली आप लोग ऐसे ही सोचते होगे कि भाई जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, जो चाहे प्राइमेवेरा हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो, स्टार पावर प्रोजेक्ट हो, वो सब प्लानर्स के लिए ही बने हुए हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली कोई भी PMI सॉफ्टवेयर ले लो, बट उसमें जो प्राइमेवेरा ओरेकल प्राइमेवेरा P6 रिलीज 8.2 वर्जन है, जो अभी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज हुआ है, और चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी कंट्री में, कोई भी डोमेन पे वर्कआउट कर रहे हो, वॉट एवर प्रोजेक्ट्स एंड वॉट एवर ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में आप काम कर रहे हो, वो हर एक चीज़ों के लिए द सेम सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़, जिसके अंदर ओवरऑल जो कोई भी प्रोसेस प्रोजेक्ट या ऑपरेशन के रिगार्डिंग जो उसके 5 प्रोसेस ग्रुप रहते हैं, जैसे कि इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है। सो बेसिकली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये प्राइमेवेरा है जो सिर्फ प्लानर्स के लिए यूज़ होता है या फिर प्लानिंग कंपनी, सर्विस कंपनी से यूज़ करती है। चाहे आप कोई भी डोमेन से हो, कोई भी इंडस्ट्री से हो, ऑपरेशन, प्रोजेक्ट, सर्विस, किसी भी टाइप के वर्क में आप काम कर रहे हो, हर एक जगह पे आपको प्राइमेवेरा प्रोफेशनली एंड वेरी डेफली यूज़फुल होने वाला है। सो अगर हम बात करेंगे जो कंटेंट आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा एज अ प्रोफेशनल वे पे, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सॉफ्टवेयर की ओर से देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल प्राइमेवेरा, ये 1985 में प्राइमेवेरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने डेवलप किया था। उसके बाद 1990 में ओरेकल ने इसको टेक ओवर कर लिया है। तब से लेके अब तक इसके जो P3, P4, P5, P6, इसके अंदर वर्जन 7, फिर वर्जन 8, 8.1, 8.2, 8.3, ऐसे बहुत सारे वर्जनिंग इसके हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हुआ है, वो है हमारा P6 प्रोफेशनल रिलीज 8.2 या 8.3 आप बोल सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे 5 प्रोसेस ग्रुप है, इनिशियलाइजेशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, क्लोजिंग है, वो 5 प्रोसेस ग्रुप के रिगार्डिंग ही हम अगर बात करते हैं तो आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मल्टीपल रोल्स होते हैं, जो लोग प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, कमीशनिंग में काम करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रोल्स को ये सेम सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर हम पहली स्टार्टिंग की बात करें, जो हमारा इनिशियल पार्ट होता है, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप रिक्वायरमेंट देखना होता है, साइज सिलेक्शन वगैरह करना होता है, बजटिंग प्लान करना होता है, वेंडर सिलेक्शन, बिडिंग वगैरह करना होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा इनिशियल पार्ट होता है उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे, जो EPS, OBS एंड प्रोजेक्ट का जो पार्ट है उसमें आएगा। फिर इसके बाद जो हमारा प्लानिंग का पार्ट है, तो प्लानिंग के पार्ट के रिगार्डिंग प्राइमेवेरा में जो चैप्टर्स है, जो हमारा एक तो प्रोजेक्ट आएगा, फिर प्रोजेक्ट का कैलेंडर क्रिएट करेंगे, कैलेंडर के बाद जो प्रोजेक्ट को हम प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए उनको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगे, जो WBS है, फिर उसके अंदर एक्टिविटीज़ आएगा, फिर उस एक्टिविटीज़ को रिलेशनशिप दिया जाएगा, जिसमें आप उसको शेड्यूलिंग बनाने के बाद जो हमें प्राइमेवेरा CPM निकाल के देता है, जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है, जिससे हमें ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना लगेगा वो मालूम पड़ता है। देन आफ्टर देर इज सम कंट्रोलिंग टूल्स, जैसे कि उसमें कंस्ट्रेंट एंड कोड का चैप्टर है, जो हम प्रोजेक्ट कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लानिंग के टाइम भी उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोड्स का बेसिकली नीड जो रहेगा वो बेसिकली डेटा को ग्रुपिंग करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए रहेगा, चाहे कि वो प्रोजेक्ट टाइप का डेटा हो, रिसोर्स टाइप का डेटा हो, एक्टिविटी टाइप का डेटा हो। उसके बाद हमारा आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के अंदर जो यहाँ पे हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रिसोर्स एंड रोल्स, दूसरा है रिसोर्स असाइनमेंट, और तीसरा है रिसोर्स एनालिसिस एंड रिसोर्स लेवलिंग। ये तीनों चैप्टर हमारा ऑल और रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंट्रोल का पार्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ हमारे बेसिक टूल्स है, जो एक वर्क प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स हम बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम सॉफ्टवेयर के साथ भी टच कर सकते हैं, उसके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वाइसो ड्राइंग्स हो सकते हैं, आपके रिपोर्ट्स हो सकते हैं, कोई रेफर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। और वहाँ से हमारा प्लानिंग का फेज़ खत्म होता है और नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आएगा, जो हम पढ़ेंगे बेसलाइन, उसको हम बेस ट्रैकिंग बोलते हैं। अगर किसी चीज़ का, किसी भी सॉफ्टवेयर का टाइमलाइन का, कॉस्ट का, स्कोप का बेसलाइन मेंटेन करते हो, तो उनका बेस पे आपको क्या मालूम पड़ता है कि भाई आगे जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन टाइम किस तरह से मेंटेन होगा, उसका कॉस्ट कैसे मेंटेन होगा, उसका स्कोप कैसे मेंटेन होगा, वो सारे हम इस बेसलाइन के बेस पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसलाइन वी कैन से दैट कि वो एक बेस ट्रैकिंग होता है, जो हमें प्लानिंग वर्सेस एक्चुअल क्या हुआ है वो बताता है, हमारा प्रोग्रेस परफॉर्मेंस दिखाता है। और बेसलाइन को हम बार बार रिवीजन भी करते हैं जब प्रॉब्लम्स आते हैं सॉफ्टवेयर अपने जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोजेक्ट के साथ, उनको रिकवर करने के लिए, उनको रीप्लान करने के लिए, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली फिनिश करने के लिए। तो एक बार बेसलाइन बन जाएगा, उसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट अपडेट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जहाँ पे हमें जो डे बाय डे का प्रोग्रेस डेट वाइज, स्कोप वाइज, टाइम वाइज, स्कोप वाइज जो भी कंप्लीट हो रहा है साइड से, वो हमें फीड करना होता है प्राइमेवेरा सॉफ्टवेयर में प्रॉपर्ली,
ताकि जो ओवरऑल जो फिनिश हुआ है उसका हमने ओवरऑल प्राइमवेरा उसका वेरिएशन निकाल के देगा, परफॉर्मेंस निकाल के देगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है जिसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग का बात है, जहाँ पे हमें जो भी डेटा हमने साइट से रिकॉर्ड किया उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डेटा। फिर इस डेटा को हम फिर इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जिससे हमें वेरिएशन एंड इंडेक्स मालूम पड़ता है। फिर उस सारे डेटा को हम एस्कोर के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जो हमें बेसिकली किसी भी सीनियर पोजीशन को, डायरेक्टिव पर्सन्स को दिखाने के लिए ज़रूर पड़ता है। सो उससे जो ट्रैकिंग का जो फाइनल वैल्यूएशन निकलता है उनका हम क्या करते हैं, एक वी कैन से दैट कि एक उसके बाद के जो चैप्टर्स है 2 चैप्टर, उसमें आता है एक हमारा इश्यूज़ एंड थ्रेशोल्ड, जहाँ पे हम इश्यूज़ को फाइंड आउट करके थ्रेशोल्ड से उसको कंट्रोल करते हैं, थ्रेशोल्ड से उसको इश्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद यूजर डिफाइंड फील्ड्स एंड ग्लोबल चेंजेस का पार्ट है, जहाँ पे हम करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए और मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। और सबसे लास्ट में आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम प्राइमवेरा से डेटा को एज अ रिपोर्ट और कहीं और फाइल के फॉर्मेट्स में भी निकाल सकते हैं और किसी और सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में आपने बहुत सारा डेटा एंट्री पहले से बना के रखा हुआ है, प्लानिंग बना के रखा हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, जो एकदम ईजी होता है इसके साथ मैच करने के लिए। सो बेसिकली दिस आर दी ओवरऑल जो हमारा टीचिंग ट्रैक रहेगा, इस तरह से हम पूरे सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। सही है। सो बेसिकली हम पढ़ाने के टाइम में मैक्सिमम हमारा एफर्ट यही रहेगा कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ें, बिकॉज आप अपने फील्ड के ऑलरेडी एक्सपर्ट पर्सन हो, चाहे प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन से हो, क्वालिटी कंट्रोल से, क्वालिटी से हो, कमीशनिंग से हो, तो आपको अपने फील्ड का अच्छे से नॉलेज है। हमें क्या करना है, आपके फील्ड के नॉलेज को इस सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड करना है, ताकि आप अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सको और अपने रिज्यूम में, अपने कैरियर में इस टाइप के सॉफ्टवेयर का वैल्यू एडिशन कर सको। ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा प्राइमवेरा P6 है उनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये P6 प्रोफेशनल रिलीज 8.2 वर्जन है, जहाँ पे मैं सुपर एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, मीन्स मेरे पास पूरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने का राइट से, जो भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो आपको यहाँ से अपने सिस्टम में मिलेगा, ताकि इसको आप प्रैक्टिसाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक व्यू हम देखेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर का मेजर व्यू है, जो हमारा यहाँ मेन विंडो है, जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिख के आ रहा है, बहुत सारे यहाँ पे बेसिक मेनूज भी है, कुछ मेनू डिसेबल भी है। इस विंडो को हम बोलते हैं पेरेंट विंडो। जब इसके अंदर आप कोई और विंडो को ओपन करोगे, जिस विंडो को बोला जाएगा चाइल्ड विंडो, जो उसके अंदर लोड होता है। जो चाइल्ड विंडो को आप यहाँ से बंद करोगे, फिर कुछ विंडोज होते हैं जो उसको पॉपअप विंडो बोलते हैं, जो इस तरह से हाईलाइट होते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशियल पार्ट होता है प्राइमवेरा का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमारा कंपनी, जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका एक साइट स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करना होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रिलायंस का एग्जांपल लेते हुए कुछ बना के रखा हुआ है, जिसको हम चार्ट व्यू में देखेंगे ज़्यादा अच्छा मालूम पड़ेगा आपको। जैसे कि रिलायंस जामनगर है, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्री है, जहाँ पे ऑयल एंड जियो का पूरा 2 बिजनेसेस है। फिर इसके ऑयल के नीचे जामनगर, जामनगर के नीचे J1 J2, J2 के नीचे सॉरी J1 J2 J3, फिर J3 के नीचे DTA के नीचे, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैंने ROGC SCG वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं। और एक ऑयल एंड गैस के अंदर दूसरा भी एक नोड है हजीरा, जो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बेसिकली आपको इससे मालूम पड़ेगा कि जिस तरह का हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, उनके मल्टीपल साइट लोकेशंस को हम यहाँ पे सेम प्राइमवेरा में यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे रिलायंस है, रिलायंस अपना हाइड्रोकार्बन, जियो है, रिटेल है, टेक्सटाइल, वो सारे बिजनेसेस को इसमें एक साथ बाइंड अप करके प्रॉपरली उसका पूरा ओवरऑल वैल्यू एडिंग एनालिसिस एंड फ्यूचर का उसका प्लानिंग क्या पूरा एनालाइज कर सकता है। तो इससे हमें ये जो फर्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं EPS OBS क्रिएशन, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा प्रोजेक्ट का साइट स्ट्रक्चर क्या है और प्रोजेक्ट का हमारा डेजिग्नेशन स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आप EPS OBS बनाओगे पहले सॉफ्टवेयर का, फिर उसके बाद उसका डेजिग्नेशन स्ट्रक्चर, जिसको हम OBS बोलते हैं, जो बेसिकली होता है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो हमें पूरा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे अथॉरिटीज़ है वो किस तरह से यहाँ पे मैनेज होते हैं, उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको मैनेज करना होता है। EPS OBS बनने के बाद हमें नेक्स्ट जो करना होता है वो करना होता है एंटरप्राइज के अंदर इंडिविजुअल EPS का हमें उनका मैपिंग करना होता है, उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन से जो हमें वो लिंक करना पड़ता है। उससे क्या होगा कि हर एक यूनिट के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन मिल जाएगा, जो हमें आगे जाते हुए काम शुरू करने के लिए ज़रूरी पड़ता है। तो फर्स्ट हमारा शुरुआत होता है प्रोजेक्ट क्रिएशन से, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, आपको फाइल में जाके प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, जहाँ पे शुरुआत आपका होता है साइट सिलेक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे LLDP के अंदर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज यू हैव टू गिव द प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नेम। ऐसे ही मैंने कुछ सिंपल नेम प्रोजेक्ट से दे दिया है। आफ्टर गिविंग अ प्रोजेक्ट ID एंड प्रोजेक्ट नेम, जो नेक्स्ट फेज होता है हमारा प्रोजेक्ट का प्लान स्टार्ट डेट, माना कि जिस डेट से हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शुरू करना चाहते हैं। सो वो प्लान स्टार्ट डेट आपका फ्यूचर का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, बट नॉर्मली हम लोग यहाँ पे फ्यूचर का लेके भी जा सकते हैं, ताकि हमारा जो प्लानिंग है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से हम शुरू करना चाहते हैं। मस्ट फिनिश बाई डेट जो होता है, जो बेसिकली हमें नहीं डालना होता है, बिकॉज हम यहाँ पे
प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा PMI सिस्टम है वो हमें खुद दिखा देगा कि आफ्टर एडिंग अप CPM मेथड की भाई यहाँ पे किस तरह से आपका लास्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगा, वो हमें खुद गाइड करेगा, डालने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी यहाँ पे दिखाएगा वो आपको सामने आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उससे पहले यहाँ पे हम एंटरप्राइज से जाके जो भी हमारा डिटेलिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है इसको EPS फॉर्म में हम देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने जो भी बनाया LDP के अंदर जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा बहुत सारा उसका डिटेलिंग्स भी जो हमें यहाँ से सेट करता रहना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग उसको देखेंगे आगे। सो प्रोजेक्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है कि हमें उसका कैलेंडर मेंटेन करना होता है। कैलेंडर जो होता है जो बेसिकली हम रिसोर्स का और ग्लोबल का और प्रोजेक्ट का बना सकते हैं। कैलेंडर में हमें क्या होता है कि बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट का टाइम जो होता है वो मैनेज करना पड़ता है। जैसे हम 6 days एंड 10 hours के फॉर्म में कैलेंडर को मैनेज करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 days एंड 10 hours का कैलेंडर क्रिएट कर दिया। उसको फिर हम टाइमिंग से यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे कि हम संडे छुट्टी रखेंगे, बाकी डेज में 10 hours काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा कैलेंडर सेट हो जाएगा। टाइम पीरियड भी मैनेज करना होता है हमें वीक वाइज, ठीक है। अभी कैलेंडर बनने के बाद उस कैलेंडर को हमें प्रोजेक्ट को असाइन करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोजेक्ट उस टाइम को फॉलो करता है। आफ्टर क्रिएटिंग का कैलेंडर पार्ट जो नेक्स्ट फेज होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम किसी भी प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज करने के लिए उसको ग्रुप बाई करते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट वाइज, जिसको हम बोलते हैं WBS, जो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। जैसे हमारा सिविल हो गया, जैसे हमारा मैकेनिकल हो गया, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया। सो आप अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए अपना पूरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, जिससे हमें एक बाइफिकेशन मिलता है कि भाई इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के स्कोप के लिए इंडिविजुअल डेजिग्नेशंस काम करेंगे और वो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट को रिपोर्ट करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट हेड है उनको रिपोर्ट करेंगे। तो WBS कुछ भी नहीं होता, एक समरी होता है। जब आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ में जाओगे तब जाके आपका पूरा प्रोजेक्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी होता है। जैसे आपने पहले देखा कि EPS के फॉर्म में जब हम प्रोजेक्ट को देखते हैं, एंटरप्राइज से जो प्रोजेक्ट्स को हम देखते हैं, तो हमें पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स है वो हमें EPS के फॉर्म में यहाँ पे देखने के मिलते हैं कि भाई हर एक यूनिट में हर एक लोकेशन पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हुए जो अच्छे से यहाँ पे हमको शो करता है। वो हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर सकते हो, एक साथ आप n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे प्राइमरी में मैनेज कर सकते हो, बिकॉज ये मल्टी प्रोजेक्ट सपोर्टिंग सिस्टम है, जहाँ पे आप अलग अलग पूरे वर्ल्ड के कोई भी लोकेशन से किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में हम मल्टी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको इसका वेब वर्जन चाहिए, जो आप आगे जाते हो उसके नेक्स्ट वर्जन में पढ़ सकते हो। तो जब हम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे ये जो मेरा विंडो दिखा रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम गैंट चार्ट विंडो। यहाँ पे टेबल है, ये उसका ट्रैकिंग गैंट है। अभी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर जो हमारा एक्टिविटीज़ होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट का एक वर्क एलिमेंट होता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के रिसोर्सेज काम करते हैं, जो 3 टाइप के होते हैं, लेबर, नॉन लेबर एंड मटेरियल्स। जो एक्टिविटीज़ आप प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करोगे उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट लेवल एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ आप WBS के अंदर ऐड करोगे उसको हम बोलेंगे WBS लेवल एक्टिविटीज़। मीन्स प्रोजेक्ट लेवल एक्टिविटीज़ में जो काम करता है वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और जो WBS लेवल की एक्टिविटीज़ में काम करते हैं जो हमारा WBS के लीड होते हैं। सही है। तो हमको क्या करना होता है, हमें बस हमारे जॉब को यहाँ पे ऐड करना है। वॉट एवर जॉब का नाम आप दे दो, फिर आप उसके बेस पे उसका जो टाइमिंग होता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो टाइम आपको बस यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम पे ऐड करना होता है। जब आप सारे एक्टिविटीज़ का टाइमिंग यहाँ से अच्छे से ऐड कर दोगे, उसके बाद हमें उसका नेक्स्ट फेज जो है वो हम देखेंगे रिलेशनशिप के फॉर्म में। आफ्टर पुटिंग ऑल द एक्टिविटीज़ टाइमिंग, आप देखोगे हमने प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट फर्स्ट में लिया हुआ था, इसलिए वो प्रोजेक्ट स्टार्टअप फर्स्ट में सही करता है। अभी आफ्टर पुटिंग द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हमारा नेक्स्ट फेज होता है, उसको हमें रिलेशनशिप देना होता है। जो रिलेशनशिप बेसिकली एक के बाद किस तरह से प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटी को रन किया जाएगा, जो यहाँ पे हम बेसिकली बाय डिफॉल्ट फिनिश स्टार्ट में ही देखते हैं कि एक वर्क फिनिश करने के बाद ही नया जॉब हमारा शुरू हो सकता है। उसमें डिपेंडेंसी बहुत सारे टाइप की हो सकती है। स्टार्ट होता है, फिनिश होता है, स्टार्ट फिनिश होता है, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है फिनिश स्टार्ट होता है। आफ्टर पुटिंग अ सेट ऑफ एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप इन द एक्टिविटी, हमारा जो नेक्स्ट मेजर पार्ट होता है जिसको हम रिलेशनशिप करने के बाद बोलते हैं उसको शेड्यूल। जब आप शेड्यूल करोगे टूल से तो हमें वो यहाँ पे CPM निकाल के देगा। CPM माने कि जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होता है प्रोजेक्ट का, जो हमें उतना टाइम उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए लगता है। इससे आपको क्या मिल जाएगा CPM के भी, हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या है, 34 डेज़ का प्रोजेक्ट है। 1 मई को शुरू हो रहा है, 8 जून को फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा CPM बन चुका है, और हमें यहाँ पे सारी डेट्स वगैरह वो अच्छे से मैनेज करके देगा। तो ये हमारा CPM बनने के बाद हमारा यहाँ पे शेड्यूल प्लानिंग खत्म होता है। जब आप इंडिविजुअल जॉब को सिलेक्ट करोगे, इंडिविजुअल जॉब के रिगार्डिंग वॉट एवर उसके सेटिंग से, एक्टिविटी टाइप्स, ड्यूरेशन टाइप्स, कस्टम जो उसके वी कैन से की जो प्रोजेक्ट अपडेशन का पार्ट आएगा, उस सब चीज़ों को यहाँ पे हमें डेफ में पढ़ना होता है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे टेप्स जो आप देख पाओगे, जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के लिए हमें यहाँ पे मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको परफॉर्म करने के टाइम में, उनको मेंटेन करने के टाइम में। सो आफ्टर एडिंग एक्टिविटीज़ जो नेक्स्ट पार्ट होता है, हमें रिसोर्स के साथ जाना होता है। उससे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का भी टॉपिक है, जो कंस्ट्रेंट्स को हम रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लगाते हैं। फिर यहाँ पे कोड का टॉपिक आता है, जो कोड्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं।
रिसोर्स प्रोजेक्ट कोड एंड एक्टिविटी कोड जो हम प्रोजेक्ट रिसोर्स एंड एक्टिविटी के डेटा को प्रॉपर्ली ग्रुप बाई करने के लिए यूज़फुल होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम ग्रुप बाई कर रहे हैं उनके WBS के बेस पे। अगर उसको हम नील नन कर देंगे तो सिर्फ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी हमें मालूम पड़ेगा जो हमारे लिए कुछ काम का नहीं होता है। सो एक बार हम उसको करके देखते हैं ताकि मालूम पड़े आपको। तो ये एकदम लिस्ट हो गया है देखो। सो बेसिकली हमें यहाँ पे एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से यहाँ पे उनके जो भी इसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में ही मैनेज करना होता है। अभी हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिसोर्स 3 तरह के होते हैं, लेबर, नॉन लेबर एंड मटेरियल, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं। उन हर एक रिसोर्स के लिए एक रोल बनते हैं जो उसके डेजिग्नेशन के फॉर्म में उसका हम जॉब टाइटल बोल सकते हैं। रोल्स भी मैंने बहुत सारे यहाँ पे बना के दिखाए हुए हैं। सो हर एक रोल्स जो हम पर्टिकुलर रिसोर्स को लगाते हैं उनका एक जॉब टाइटल होता है जो किसी भी रिसोर्स को ही मिलता है, जो लेबर रिसोर्सेज है। बट जो मटेरियल से नॉन लेबर से उनको हमें जस्ट यहाँ पे ऐड करना होता है, उनका कोई रोल नहीं होता है। जैसे लेबर और नॉन लेबर क्या होगा कि वो टाइमली काम करते हैं, टाइम वाइज काम करते हैं, पर डे के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से काम करते हैं। बट जो मटेरियल होता है, मटेरियल बेसिकली जो उसका यूनिट ऑफ मेजर है उनके रिगार्डिंग उसको मेजर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे सीमेंट का एग्जांपल लिया हो तो सीमेंट के बैग्स आप एक्स्ट्रा भी मटेरियल्स ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल मेजरमेंट ऐड कर सकते हो, उसका पर डे का टाइमिंग वगैरह। तो हर एक रिसोर्स का भी अपना डिटेलिंग होता है, अपना टाइमिंग होता है, अपना प्राइसिंग होता है। उसी तरह से मटेरियल का और क्या बोलते हैं आप, नॉन लेबर जो हमारे मशीन से जो हमारा P&M है उनका भी टाइमिंग, उनका कॉस्टिंग होता है, डे बाय डे का लिमिट होता है। आफ्टर एडिंग सम रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड मशीन्स, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमें इंडिविजुअल जॉब्स के लिए रिसोर्स असाइनमेंट करना होता है। जब मैं यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करके जब यहाँ पे मैं कुछ रिसोर्स असाइन करूँगा, ये जो रिसोर्सेज हमें उसका कॉस्टिंग निकाल के देता है। जैसे मैंने हाइड्रा यहाँ पे लगाया, ऐसे मैंने किसी रिसोर्स जो है जो मनोज करके बना हुआ उनको मैंने यहाँ पे लगाया। उसके रिगार्डिंग आप जब देखोगे इंडिविजुअल जॉब के लिए हमें क्या मिल जाएगा, उसका कॉस्टिंग निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इंडिविजुअल जॉब का जो भी कॉस्टिंग है वो इंडिविजुअल जॉब का कॉस्टिंग हमें निकाल के दिखा। अगर कॉस्टिंग नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, रेट सोर्स से डायरेक्टली अपना जो भी प्राइसिंग आप देना चाहते हो दे सकते हो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के किसी भी रिसोर्स के लिए, जहाँ से हम प्राइसिंग नेगोशिएट कर सकते हैं। जो पार्ट होता है हमारा बजटिंग का, तो बजटिंग भी यहाँ से ही फाइनल हो जाता है कि जैसे मैं आप देख रहा हूँ, आप इंडिविजुअल जॉब का प्राइसिंग निकाल के वॉटेवर जो प्राइसिंग यहाँ पे आ रहा है, जो आपको टोटल यहाँ पे शो कर रहा है प्रोजेक्ट लेवल पे, जैसे कि 162,950 रुपीज़ का पूरा बजट है इसको प्रोजेक्ट का। आफ्टर मेकिंग अ रिसोर्स एंड रिसोर्स असाइनमेंट, इसमें एक और एक टॉपिक भी आता है जिसको रिसोर्स लेवलिंग बोलते हैं। कि मान लीजिए कि गलती से मैंने किसी एक जॉब पे रिसोर्स जो था उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मीन्स उसका जो लोड था उसको मैंने बढ़ा दिया, तब हमें वहाँ पे एनालिसिस के टाइम में दिखाता है कि भाई यहाँ पे जो रिसोर्स है जो हमने यूज़ किया हुआ है एज अ मनोज, वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, जो उसका ओवरऑल लोकेशन है। तो उनको हमें रिड्यूस करने के लिए रिसोर्स लेवलिंग पढ़ना होता है, जो भी एकदम डेप्थ में प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा कि अगर उस रिसोर्स का जॉब का जो टाइम है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो रिसोर्स ऑटोमेटिक वहाँ पे लेवल हो जाएगा। मीन्स उसकी कैपेसिटी से हमने टाइम उसको ज़्यादा दे दिया, इसलिए वहाँ पे वो लेवल हो गया। सही है। सो बेसिकली इस टाइप के रिसोर्स लेवलिंग टूल्स भी इसमें पढ़ने होते हैं, जो हमें रिसोर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक ही रिसोर्स है जो अलग अलग साइट पर अलग अलग प्लानर्स ने सेम टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे असाइन कर दिया है, फिर वो एट अ टाइम सब लोग डिमांड करेगा, तो फिर फाइनली सबका जॉब डिले होने वाला है। हो सकता है कि जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रहा है उसको आप पहला रिसोर्स दे दोगे और बाकी जॉब को तो डिले होना ही पड़ेगा फाइनली वहाँ पे। इस तरह से रिसोर्स प्लानिंग भी यहाँ पे आता है, जो आप स्प्रेडशीट से भी देख सकते हो कि भाई पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो कौन सी एक्टिविटी में कितना घंटा पर डे यहाँ पे एलोकेट हुआ है, वो हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही दिखाता है अच्छे से, जिसको हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सो रिसोर्स वगैरह होने के बाद जब हमारा बजट ही बन जाता है तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हमें बेसलाइन को मेंटेन करना पड़ता है। कि जो बेसलाइन होती है हमारा बेस कॉपी होता है, जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट का एक बेस बनाने के टाइम में हमें इसको आइडिया मिलता है कि बेसलाइन जब हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं तो मल्टीपल बेसलाइन आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल टाइम प्रोजेक्ट को रिवीज करने के लिए। जब आप बेसलाइन को असाइन कर दोगे तो बार्स में आपको यहाँ पे प्राइमरी में जाके बेसलाइन को ऑन करना होता है, जो हमें दिखाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसका बेस ट्रैकिंग क्या है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट जॉब को यहाँ पे स्टार्ट किया है। फर्स्ट जॉब को मैंने चलो मान लीजिए यहाँ से शुरुआत करना होता है। हमारा स्टेटस विंडो होता है जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे ड्यूरेशन की रिगार्डिंग डिटेल मिलता है, यहाँ पे रिसोर्स के टाइम के रिगार्डिंग डिटेल मिलता है। फिर यहाँ पे कंस्ट्रेंट से जो हम रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के अपडेट होता है। ड्यूरेशन माने कि टाइम डिपेंडेंसी है, टाइम के रिगार्डिंग हम प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं। यूनिट डिपेंडेंसी माने रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं। और फिजिकल माने कि जो हमारा क्वांटम ऑफ जॉब है, कि जितना जितना साइड पे हमारा जॉब चलता जाएगा उतना उतना हमारा प्रोजेक्ट का जॉब कंप्लीशन दिखाता जाएगा, हमें मालूम पड़ता है वहाँ से। ओके। सो हम देखेंगे यहाँ पे अपडेट। तो यहाँ पे जब आप
प्रोजेक्ट को जॉब को हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने फर्स्ट जॉब को फिनिश किया, बट एक्चुअली में वोट रीजन से मैं यहाँ पे 5 दिन का जो मेरा काम था उसको 8 डेज़ में मैंने फिनिश किया। डेट्स वाई मेरा रिसोर्सेज जो भी होगा वो भी ज़्यादा यूज़ हुआ होगा। तो उसका फिनिश डेट जो भी दिखाता है, जैसे 9th दिखा रहा है मई, तो हमारा जो फिनिश डे होता है उसके नेक्स्ट डे से ही हम नया काम शुरू करते हैं, इसलिए उसको 10th पे शेड्यूल मारना होता है। जैसे ही हम शेड्यूल मारेंगे हमको यहाँ पे ट्रैकिंग एंड में मालूम पड़ेगा कि जो हमारा फर्स्ट बेसलाइन था जो अभी डिले हो चुका है। तो मैनेजमेंट हमको अलो नहीं करता है कि प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए, इसलिए वो रिवीजन पूछेगा। तो रिवीजन में हो सकता है हम यहाँ पे रिसोर्स बढ़ा दे, प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ा दे। बिकॉज देखो, जब हम रिसोर्स एंड टाइम की बात करेंगे दोनों डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप टाइम बढ़ा होगा रिसोर्स का पिकअप कम कर सकते हो, अगर आप रिसोर्स इंक्रीज करोगे तो टाइम को कम कर सकते हो। तो रिसोर्स पे लोड बढ़ेगा तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स पे लोड कम है तो आप टाइम को कम करके रिसोर्स को ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रिवीजन करना पड़ता है बेसलाइन का। जैसे हम नया बेसलाइन मेंटेन करेंगे जो हमारा नए एग्जिस्टिंग प्लान का कॉपी होता है, अभी हम यहाँ पे असाइन में जाके B1 की जगह पे B2 लगा के बेसलाइन को रिवीजन कर देंगे। सॉरी, B2 लगा के बेसलाइन को रिवीजन कर देंगे। अभी बेसलाइन हमारा अपडेट हो चुका है। अगेन यही सिचुएशन है, जब हम आगे का जॉब को फिनिश कर रहे हैं तो सेम थिंग, हम वी आर गेटिंग अ डिले। इसमें भी 2 दिन डिले हो गए, इसलिए हमारा रिसोर्सेज जो था वो ज़्यादा स्पेंड हुआ। फिनिश डेट हमारा 15 तारीख है, जो हम उसको 16 पे शेड्यूल मारेंगे। तो हो सकता है कि भाई डिले होने का कारण कुछ भी हो सकता है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं था, फ्रंट अवेलेबिलिटी नहीं था, प्रॉपर रोल में कुछ टाइम लगा, कोई ऐसे इश्यूज एंड रिस्क आ गए जिससे हमें प्रोजेक्ट को डिले हो सकता है हमारा। सो आप चाहो तो बेसलाइन को अपडेट भी कर सकते हो। अगर आप बेसलाइन को बार बार रिवीजन करना नहीं चाहते हो तो बेसलाइन को अपडेट करके जो भी एग्जिस्टिंग प्लान है उसकी रिगार्डिंग वापस वहाँ पे उसको मैच कर सकते हो, ताकि रिवीजन जो है और मैनेजमेंट हमने अलो कर रहा है कि आप बेसलाइन को अपडेट कर दो एज पर अवर रिमेनिंग प्लानिंग के टास्क। सो हमारा बेसलाइन अपडेट हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन भी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 दिन में से 2 दिन का काम फिनिश किया, 3 डेज़ का काम मैंने कंप्लीट किया, 2 डेज़ का काम मेरा रिमेनिंग है। बट वो 3 दिन का काम करने के लिए मैंने पूरा 1 वीक ले लिया, 6 डेज़ ले लिया। डेट्स वाई मेरा जॉब यहाँ पे डिले जाएगा, जो मुझे ग्राफ में दिखाएगा, और मैंने रिसोर्स भी बहुत सारा उसके रिगार्डिंग यूज़ किया होगा। इतना होने के बाद मैंने 50% जॉब को ऑलमोस्ट फिनिश किया हुआ प्रोजेक्ट लेवल पे। तो ये सब आपका जो ग्राफ दिखा रहा है, ब्लू माने कंप्लीटेड है, जो बाकी रेड है जो इनकम्प्लीट है, जो भी बाकी है। ये लाइन जो अगर पीछे से जाती है उसको बोलते डिले हो रहा है, अगर वो अर्ली होता है तो इसको आगे शो करके दिखाती है। इतना होने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा है, मीन्स हमने 50% जितना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, सिविल का फेज हमारा चल रहा है। तो वहाँ पर हम कितना डिले जा रहा है, टाइम वाइज, कॉस्ट वाइज, पूरा हमें वॉच करना होता है, जिसके लिए यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन है। आप ट्रैकिंग में जाओगे डायरेक्टली आपको मिलेगा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का, और पूरे प्रोजेक्ट WBS के बेस पे भी आप देख सकते हो कि भाई वॉट एवर हमारा जो प्लान वैल्यू कॉस्ट था, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि बजटिंग प्लान हमारा इतने रुपये का टोटल बजट था जो यहाँ पे शो कर रहा है। बट हमने अभी तक जितना भी जॉब किया इनका ओवरऑल प्लान वैल्यू होता है जो यहाँ पे 58,000 समथिंग दिखा रहा है। तो उसके 58,000 के प्लान वैल्यू को जॉब को फिनिश करने के लिए हमने ऑलमोस्ट 83 तक स्पेंड कर दिया है, और जो हमारा आउटकम निकल रहा है काम का उसका वैल्यू निकल रहा है ओनली 49,000। तो हमारा फाइनली नुकसान है। और जो ये अनवैल्यू निकलता है उसका फॉर्मुलेशन होता है कि आप जब बजटेड कंप्लीशन के साथ परफॉर्मेंस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका वैल्यू मिल जाता है। सही है, बजट पहले हमारा इतना था जो हमारा 1,62,000 दिखा रहा है, बट ओवरऑल वट एवर रीजन से भी डिले होने से हमारा बजट एस्टिमेशन बढ़ चुका है, जो अभी 2 लाख तक पहुंच चुका है, और हमें 1.2 लाख तक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। अभी आप देखोगे कि भाई हमें ओवरऑल टाइम से कितना नुकसान में, जो मैं यहाँ पे शो कर रहा है ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू, जो हमारा 34,000 हम टाइम से ओवरऑल कॉस्टिंग से नुकसान में है, 9,000 हम टाइम से नुकसान में है। तो ये शेड्यूल एंड कॉस्ट का जो वेरिएशन है वो भी हमें प्राइमरी निकाल के देता है। परफॉर्मेंस इंडेक्स भी दिखाता है। इंडेक्स हमारा 1 है तो हम ऑन द बजट ऑन द प्लानिंग, इंडेक्स हमारा 1 से नीचे जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हम बिहाइंड द शेड्यूल एंड ओवर द बजट है। अगर हमारा इंडेक्स 1 से ज़्यादा आता है तो हमारे लिए पॉजिटिव होता है कि हम अहेड द शेड्यूल अंडर द बजट है। तो ओवरऑल हमारा नुकसान जो होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएंस एट कंप्लीशन, जो हमें प्राइमरी शो कर देता है कि अभी तक का जो भी प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया है उसका ओवरऑल नुकसान जो हुआ है 42,000 जो हमें नेगेटिव में शो कर रहा है। ये हमारा ट्रैकिंग विंडो है। अगर आप बात करते हो एस्को, जो हमारा एक हायर लेवल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमारे मैनेजमेंट टीम को, हमारे क्लाइंट को हमें दिखाना होता है, जिससे उन लोगों को प्रोजेक्ट का पूरा परफॉर्मेंस मालूम हो जाता है। तो इसको भी प्राइमरी डायरेक्टली हमको बना के देता है। आप यहाँ पे देखोगे एक्टिविटी यूसेज प्रोफाइल, जो ये लाइंस आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिख रही है, ये कुछ बीच का जो मिडल लाइन है जो थोड़ा सा ब्लूज टाइप का है वो हमारा प्लान वैल्यू कॉस्ट का लाइन है। बट प्लानिंग से अगेंस्ट हमने स्पेंडिंग ज़्यादा किया, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट लाइन प्लान वैल्यू से ऊपर आ रहा है। इस डेट्स वाई हमारा अर्निंग जो है वो बहुत कम दिखा रहा है।
इसलिए ये जो एक्चुअल कॉस्ट लाइन है वो डेटा लाइन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ तक हमारा जॉब फिनिश हुआ उसके आगे वो एक्चुअल कॉस्ट का लाइन बोलते हैं, बट फ्यूचर के लिए उसको बोलते हैं हम एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट। तो हमें इंडिकेट करता है कि अगर आप इतना अमाउंट ऑफ द वैल्यू प्लान जो हमारा जॉब था उसको फिनिश करना चाहते हो तो इतना अमाउंट तक आपको स्पेंड करना पड़ेगा जो हमारा बजट है। सो हमें जब यहाँ पे ये हमारा इसको दिखा रहा है कॉस्टिंग के बेस पे, अगर आप देखना चाहते हो मैन आवर्स के बेस पे तो आपको मैन आवर्स के बेस में भी दिखाएगा, या आपका मैन आवर्स के बेस पे दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखना चाहते हो क्वांटम ऑफ जॉब में तो आपको अपना जो भी नॉर्म से वर्क मेजरमेंट वो डालना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे ईच डे में जॉब को देख रहा हूँ तो मुझे मान लीजिए कि 4 घंटा लगता है कि ईच डे वेल्ड मारने के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब उसको हम ओके करेंगे तो हमारा स्कोप जो भी है, हमारा क्वांटम ऑफ जॉब है जो हमारा स्कोप है, उसके बेस पे भी इसको दिखा देता है प्राइमवेरा। अगर आप चाहते हो सेम इसको आपको प्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में तो आप यहाँ पे प्रिंट रिव्यू करके डायरेक्टली यहाँ पे जो उसके सेटिंग्स है वहाँ पे जाके स्कोप को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन जो आप उसके बीच में स्कोप को देखना चाहते हो उनको सेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे वो इसको दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, ये पूरा आपका इसको है जो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। सो यहाँ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है जहाँ पे हमें इश्यूज़ फाइंड करने होते हैं, जो हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड करके टूल होता है जो हमें कॉस्ट वेरिएंस एंड शेड्यूल वेरिएंस के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे शेड्यूल वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस क्या हो रहा है इंडिविजुअल जॉब के रिगार्डिंग, जो मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, अब मैं जब टूल के जाके अंदर मॉनिटर थ्रेशोल्ड करूँगा तो मुझे दिखाएगा कि भाई 3 इश्यूज़ जनरेटेड, कि यहाँ पे 3 जगह पे ऐसा है जहाँ पे इतना अमाउंट का कॉस्ट वेरिएंस बन रहा है। ये सारे इश्यूज़ को हमें सोल्व करना होता है फिर ग्लोबल चेंजेस से। तो ग्लोबल चेंजेस का भी छोटा सा टूल है यहाँ पे जहाँ पे हम कंडीशनली सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूजर डिफाइंड फील्ड्स माने एक्स्ट्रा यूडीएफ बनाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते हैं जो उसको हम यूज़ करेंगे डाटा मैनिपुलेटिंग करने के लिए। तो ग्लोबल चेंजेस जो होता है वो हमें यूज़फुल होता है, जो कंडीशन बेस का एक स्ट्रक्चर दिखाता है कि भाई व्हाट आर द कंडीशन यू आर स्पेसिफाइंग हियर। जैसे मैंने यहाँ पे रिवीजन ऑफ प्रोजेक्ट का बनाया हुआ है उसको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कंडीशन डालोगे जहाँ पे मेरा कॉस्ट वेरिएंस बन रहा है वहाँ पे मुझे एक्टिविटी लेवल में क्या करना है, उसका न्यू कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है, बजटिंग में जो नेगेटिव वेरिएंस था उसको ऐड कर देना। उसके बाद जो भी हमारा ड्यूरेशन था उनको भी रिवीजन करना चाहते हैं। ये सब चीज़ों करने के बाद जब आप यहाँ पे वो जो भी हमने कॉलम्स बनाए थे उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यूडीएफ जो बनाए थे उनके बेस पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो न्यू कॉस्ट न्यू ड्यूरेशन के मैंने यूडीएफ बनाए हुए थे उनको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट का जो हमारा सिग्निफिकेंट होता है एक्टिविटी रिस्क का उसको मैंने ऐड किया हुआ है। अब जब आप यहाँ पे वो वाले टूल से जाके जब आप फिलहाल आप देखोगे जब पूरा डेटा यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, जब आप यहाँ से ग्लोबल चेंजेस में जाके उस टूल को अप्लाई करोगे तब वो हमें रिपोर्ट बना के देगा कि भाई इतना इतना फील्ड में ये चेंजेस किया गया है प्रोजेक्ट को रिवीजन करने के लिए। इसको आप ओके लगाओगे, सारा डेटा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट होकर आ जाएगा, जो आपको मिलेगा कि जो हमने रिवीजन पर्पज से यहाँ पे डेटा को ओवरराइड किया है और जो मैनेजमेंट को हमें सबमिट करना होता है। सो लास्ट पेज होता है इसके अंदर जहाँ पे हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि रिपोर्ट्स जो हमारा टेबुलर रिपोर्ट्स है, आप किसी भी रिपोर्ट्स जो यहाँ पे बने हुए हैं वो सब हमारे टेम्पलेट्स टाइप के रिपोर्ट्स है जो आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी का ऑन वैल्यू रिपोर्ट्स हम देखना चाहते हैं, राइट क्लिक करके रन करना है, उनको प्रीव्यू करोगे रिपोर्ट पूरा आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। उनको फिर यहाँ पे परमानेंट स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे HTML व्यू से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जो हमारा डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप शो कर सकते हो। ये आपका पर्टिकुलर वेब ब्राउजर में खुल जाएगा जो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है पूरे रिपोर्ट को, आपके डेटा के रिपोर्ट को, ठीक है। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस आर द रिपोर्ट्स जो बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हो, और नए भी बहुत सारे बना सकते हैं। और इसके बेस पे जो भी प्रोजेक्ट्स को आपने यहाँ पे ओपन किया है उनको फाइनली हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के साथ उसको देखना है तो उसको हम यहाँ पे XML फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर, जो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। MSP को ओपन करके हम देखेंगे। सो वो फाइल जहाँ पे भी आपने स्टोर किया हुआ है उनको हम ढूंढते हैं, डॉक्यूमेंट्स में शायद स्टोर हुआ है वो। जैसे कि यही प्रोजेक्ट का PPT फाइल है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट मिनट, एक्सपोर्ट। सेम थिंग यू कैन एक्सपोर्ट विद द Excel ऑल्सो।
तो नॉर्मली हम एक्सेल का यूज़ ज़्यादा करते हैं हमारा रूटीन लाइफ में, तो हमारे लिए एक्सेल ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे हमने एमएसपी का देखा, तो यहाँ पे भी आप जो भी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया हुआ है वो भी हमें तुरंत यहाँ पे लोड करके दिखा देगा सारा टास्क के साथ। सेम थिंग आप एक्सेल का यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्सेल में सब यूनिट निकालने पड़ते हैं जो एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है। फिर जिसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सेल में डायरेक्टली हमारा प्रोजेक्ट पूरा एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप, वट एवर यू हैव टू इंक्लूड, वो पूरा यहाँ पे एक्सपोर्ट होके आ जाएगा। फिर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकालना चाहते हो उनको ऐड करना है एज अ फील्ड। हमारा डी ड्राइव में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है जो हमें डी ड्राइव में दिखेगा, तो उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ड्राइव डी के अंदर देखोगे हमारा एक LLDP का प्रोजेक्ट बन के आ गया है जो एक्सेल के अंदर था। तो ये सारा कॉलम्स यहाँ पे सारा टास्क वगैरह सब कुछ हमको यहाँ पे मिल रहा है, उनको हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ नया टास्क मुझे डालना है इसके अंदर, मैं कुछ नया टास्क को ऐड करता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। नाउ हमने जो डेटा एंट्री एक्सेल से किया उसको वापस हम प्राइमवेरा में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसको मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट के टाइम में एक्सेल सिलेक्ट करूँगा, एक्सेल के बाद उसका पाथ सिलेक्ट करूँगा जहाँ से मुझे वाले डेटा को इंपोर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, वॉट चीज़ आपने निकाला था उसको वापस अब यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। करंट प्रोजेक्ट जो खुला उसके अंदर इंपोर्ट किया जाएगा। और फाइनली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो था उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कॉलम्स, एक्स्ट्रा जो रोज़ हमने ऐड किए थे वो सारे आ गए एज ये ग्रीन इसलिए दिख रहे हैं कि अभी इसको हमने शेड्यूल नहीं किया है। जब उसको आप शेड्यूल करोगे तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो क्रिटिकल बन जाता है। तो लॉन्गेस्ट पाथ तो फिलहाल नीचे ही दिखा रहा है जो लॉन्गेस्ट पाथ, इसलिए ये सारा एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल है और इनके पास क्या बन रहा है, फ्लोट बन रहा है। फ्लोट जो होता है वो फ्री टाइम होता है जो हमारे आने वाले रिसोर्सेज को यूज़फुल होता है प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये ओवरऑल हमारा जो प्राइमवेरा का डेमो था, जो आपने देखा कि आप किसी भी लेवल पे प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो और ये वर्ल्ड वाइड डिमांडिंग है। आप बोल सकते हो कि चलो आप प्राइमवेरा सीख रहे हो तो ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, बट नहीं, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने लगा है। और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो आपके खास करके आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो भी यहाँ पे कंसल्टेंट बेस पे भी काम करते हैं और बेसिकली इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपके लिए ये एक आपका रिक्वायरमेंट है जो फ्यूचर में आपको फेस होने ही वाला है। सो चॉइस इज योर, आप कितना जल्दी इसको सीखते हो उतना ज़्यादा अपने कैरियर में इसको रिज्यूम के अंदर आप वैल्यू एडिंग कर सकते हो और अच्छे जॉब पे स्विच भी कर सकते हो। बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग यहाँ से पढ़ के गए, जो भी बहुत सारे कंट्रीज़ में है, सऊदीज़ में है, मिडल ईस्ट में है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इंडिया में बहुत सारे कंपनीज़ में जैसे कि जैकॉब्स है, टेक्नीमोंट है, ईवा है, वो सब कंपनीज जब जो PMP और प्राइमवेरा वाले जो भी इंजीनियर्स मैनेजर को हायर करती है तो उनके एक कैरियर ग्रोथ में अच्छा इसका एक रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, प्लस आपको जब मैं पढ़ाऊँगा, जब आपको यहाँ पे सही से पूरा ट्रेन किया जाएगा, आपको मैं इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग भी गाइड करूँगा। ओवरऑल जो भी हमारे प्रोजेक्ट बेस पे इसको यूज़ करना होता है रियल टाइप एग्जांपल के साथ, वो भी मैं आपको गाइड करूँगा जो आपके लिए एक फाइनली वैल्यू एडिंग रहेगा। तो आपको एकदम प्रोफेशनली पढ़ाया जाएगा जो आपको फ्यूचर में लाइफ टाइम यूज़ होने वाला है।